स्किन प्रॉब्लम, एसिडिटी या टॉक्सिन या शरीर से सारी गंदगी निकालनी है तो एक ही सॉल्यूशन है, विरेचन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विरेचन कर्म। विरेचन कर्म का रेफरेंस कहाँ कहाँ मिलता है? चरक सूत्र 15-16 में, चरक सिद्धि स्थान 1-2-6 में, अष्टांग संहिता सूत्र 27 और सुश्रुत चिकित्सा स्थान 33 और 39 में। इसमें हम आज टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे? विरेचन की निरुक्ति, विरेचन की परिभाषा, विरेचन के योग्य रोग और रोगी, विरेचन के अयोग्य रोग और रोगी, विरेचन कर्म। और विरेचन कर्म में हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म देखेंगे। पूर्व कर्म में क्या? जैसे द्रव्य वस्तु का संग्रह यानी संभार संग्रह, आतुर परीक्षण या आतुर सिद्धता। और प्रधान कर्म में हम औषध सेवन, आतुर के लक्षण, वेग निश्चय, सम्यक हीन या अतियोग के लक्षण और विरेचन के उपद्रव। पश्चात कर्म में हम क्या क्या देखेंगे? धूमपान निषेध क्यों है, अन्य वमन के पश्चात कर्म देखे जाएंगे और संसर्जन क्रम देखेंगे, तर्पण देखेंगे, समन और परिहार्य विषय। अब हम इसमें देखते हैं इसकी निरुक्ति। निरुक्ति ऋच धातु प्लस बी उपसर्ग प्लस लिच या ल्यूट प्रत्यय लगाने से विरेचन शब्द की निरुक्ति होती है। विरेचन शब्द का अर्थ क्या है? विरेचन शब्द का अर्थ व्यापक है, अर्थात मलों का निर्हरण। और इसकी परिभाषा तत्दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम, यानी दोषों को अधोमार्ग अर्थात गुदा मार्ग से शरीर से बाहर निकालना। यह शोधन कर्म क्या कहलाता है? विरेचन कर्म कहलाता है। विरेचनम पित्त हरणम, पित्तज या पित्त प्रधान व्याधियों के चिकित्सा में विरेचन श्रेष्ठ माना गया है। विरेचनार्थ श्रेष्ठ द्रव्य कौन कौन से होते हैं? त्रिव्रत, निशोत विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। जैसे त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, यह चरक सूत्र स्थान 25 में बताया गया है कि त्रिव्रत सुख विरेचना नाम है। अग्रह में बताया गया है ये सब। अमलतास मृदु विरेचन में श्रेष्ठ है। चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम। स्नोई चीर तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। स्नुक पयस्य तीक्ष्ण विरेचना नाम। और जयपाल भी तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। और विरेचन द्रव्यों के प्रकार भी हैं। सारंगधर और भावमिश्र ने बताए थे जो इसके 4 प्रकार हैं: अनुलोमन, स्रंसन, वेदन, रेचन। अनुलोमन, अनुलोमन के लिए क्या कहा गया है? कृत्वा पाकं मलानां यत् भित्वा बन्धम् अधोनयेत् तच्चानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरितकी। जो द्रव्य मलों को पकाकर व उसका संघनन तोड़कर विबंध को नष्ट कर मलों को अधोमार्ग से बाहर की ओर प्रवृत्त कराए उन्हें अनुलोमन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है छोटी हरितकी। आचार्य चरक ने मृदु विरेचन कहा है इसे। स्रंसन में पक्तव्यं यदपक्वैव श्लिष्टं कोष्ठे मलादिकं नयत्यधः सनसनं तत् यथा स्यात् कृतमालकः। जो द्रव्य कोष्ठ या आंत्र में चिपके हुए मलों को बिना पाक किए अधोमार्ग से बाहर निकाल दे उसे स्रंसन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमलतास। भेदन में मलादिकम् अबद्धं यत् बद्धं वा पिण्डितं मलैः भित्त्वाधः पातयति यत् भेदनं कटुकी यथा। जो द्रव्य बद्ध मल या अबद्ध मल का भेदन कर यानी तोड़कर उन्हें नीचे ले जाकर गुदा मार्ग से बाहर निकाल दे उसे भेदन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुटकी। और रेचन में विपक्वं यदपक्वं वा मलादिद्रवतां नयेत् रेचयति अपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिविता यथा। द्रव्य पक्व या अपक्व मल को पतला करके अधोमार्ग से द्रव रूप में बाहर निकाल देते हैं उन्हें रेचन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है निशोथ। आचार्य चरक ने इसे सुखविरेचन नाम की संज्ञा दी है। ऐसे ही तैलों में एरंड तैल विरेचनार्थ श्रेष्ठ द्रव्य है। इच्छावेदी रस भी हमारे पास होना चाहिए, परंतु इसके उपयोग से हमें बचना चाहिए क्योंकि आत्यायिक अवस्था में करते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा जरूरत है तभी इसका यूज करते हैं। आचार्य चरक ने 245 विरेचन द्रव्यों का वर्णन किया है। कोष्ठ परीक्षण भी हमें करना चाहिए। इसमें और कुछ बताया गया है कि विरेचन कब करें? जब पित्त दोष की वृद्धि हो,
पित्त जनित रोगों में या पित्त दोष प्रधान रोगों में करते हैं। इसमें वमन और विरेचन में सर्वप्रथम वमन ही कराएं, क्योंकि पहले वमन कराया जाए तो विरेचन अच्छे से होता है। वमन से कफ निकलता है, ये सबको पता है, और विरेचन से पित्त निकलता है। और विरेचन के योग्य रोग और रोगी गुल्म, अर्श, विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्ण ज्वर, उदर रोग, गर्विस विकार, वमन, प्लीहा रोग, हलीमक, विद्रदी, तिमिर, काज, अविष्यंद, मलाशय संबंधी रोग, योनि व्यापद, शुक्र विकार, उदरगत रोग, उदरगत कृमि रोग, व्रण, वातरक्त, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, मूत्राघात, मलावरोध, वमन योग्य रोगों में कुष्ठ में और प्रमेह आदि में। विरेचन के योग्य जैसे पित्त प्रधान व्याधियां हो गई कामला, पांडु, एनीमिया, दहा या हलीमक आदि में। और रक्तज रोग हो गए जैसे रक्तपित्त, प्लीहा, रक्तगोल्म, नीलिका, व्यंग, विद्रदी आदि में। शोधन योग्य अवस्था जैसे कृमिकोष्ठ, उदावर्त, विबंध आदि में। और पित्त अधिष्ठानगत रोग में श्वास व ज्वर, आमाशयोथ, हृदय रोग साधक पित्त का स्थान है। नीलिका व्यंग भ्राजक पित्त का स्थान है। प्रतिमार्ग दोष निर्हरण जैसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त में और अधोक रक्तपित्त में वमन कराते हैं। और छर्दी हो गई। वमन पश्चात विरेचन पंचकर्म विधि विधान के अंतर्गत है। जीर्ण ज्वर में कराते हैं, फिर मैं कुष्ठ बता ही दिया, अर्श, भगंदर इन सब में बता ही दिया। योनि दोष विसर्प में विरेचन कराते हैं, ये भी बता ही दिया। थायराइड और आमवात में भी विरेचन कराते हैं। त्वचा रोगों में विरेचन कराते हैं, क्योंकि वो त्वचा में रक्त होता है, और रक्त किसके कारण होता है? पित्त के कारण ही है। विरेचन के अयोग्य रोग और रोगी जैसे नवज्वर हो गया, मंदाग्नि है जिसकी, उसको नहीं कराते। अधोमार्ग रक्तपित्त है, उसको नहीं कराते। गुद प्रदेश का क्षत हो गया, तब नहीं कराते। और अतिसार है, तब नहीं कराते। शरीर में कोई शल्य धसा हुआ है तो नहीं कराते। निरुबस्ती दी है तब नहीं कराते। क्रूर कोष्ठी है, अत्यंत स्नेह द्रव्य का प्रयोग हो रखा है तब नहीं कराते। और शोष रोग है तब भी नहीं कराते। और देखते हैं हम लोग वे अवस्थाएं जिनमें रोगी में विरेचन जन्य क्षोभ सहने की क्षमता ना हो, जैसे गर्भिणी हो गई, बाल, वृद्ध और लंगित, ये विरेचन सह नहीं पाएंगे, इसीलिए इनमें नहीं कराते। गुदा रोग जैसे कि मुक्तनाल, एनोरेक्टल इनकंटिनेंस में, और छतगुद में बता ही दिया। आशुकारी रोग जैसे हृदय रोग, छतछीण आदि। साम्यावस्था में नवज्वर में नहीं कराते, और नव प्रतिशय आदि में भी नहीं कराते हैं। अधोमार्ग से वेग प्रवृत्ति वाले रोग जैसे अतिसार और अधोग रक्तपित्त में नहीं कराते। और जैसे शल्य कर्म कराया गया है या मदात्य में, इनमें भी नहीं कराते। अति स्निग्ध है, अति रुक्ष है तब नहीं कराते। दारुण कोष्ठयुक्त है तब नहीं कराते। पिपासित है या नप्रसूता है उनको नहीं कराते। नित्य दुखी है या भयभीत है आदि, इनमें विरेचन कर्म नहीं कराते हैं। विरेचन कर्म की कार्मुकता क्या है, अर्थात ये विरेचन कर्म क्यों कराया जाता है? वमन और विरेचन द्रव्यों के गुण समान है दोनों के, और गुण समान होने के कारण इनकी क्रिया पद्धति भी समान है। अर्थात अंतर केवल इतना है कि वामक द्रव्य ऊर्ध्व मार्ग से दोष का हरण कराते हैं, और विरेचन द्रव्य पृथ्वी या जल महाभूत प्रधान होने के से अधोमार्ग से दोष हरण कराते हैं। इसके गुण कौन कौन से होते हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी और प्रभाव, यही दोनों के गुण होते हैं लगभग वमन विरेचन के। इसमें उष्ण गुण के कारण जो दोषों का पाक करता है और उन्हें गलाता है, और तीक्ष्ण होने के कारण दोषों का पाचन कर देता है और उनका छेदन कर देता है। सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म स्थूल स्रोतों में प्रविष्ट करता है, वहां जाके दोषों का पाचन करता है और विषंद करके उनको कोष्ठानुमुख कर देता है, अर्थात कोष्ठ की तरफ ले आता है। और व्यवाही होने के कारण विरेचन द्रव्य का पाचन होने से पूर्व ही शरीर में फैला देता है ये। विकासी क्या करता है? विकासी विरेचन द्रव्य धातुओं में श्लिष्ट या मिले हुए दोषों को पृथक करता है। प्रभाव से ये अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकालता है। विरेचन में हम और चीज देखते हैं, इसमें पूर्व कर्म जैसे संभार का संग्रह। विरेचन से पहले स्नेहन स्वेदन
ये कराया जाता है। और रोगी के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्नेह आदि या विरेचन द्रव्यों का संग्रह कर लें। त्रिवृत्ति ये सब बता ही दिया था कि त्रिवृत्ति सुख विरेचना नाम होता है, चतुरांगलो मृदु विरेचना नाम, स्नुक पयस्य तीक्ष्ण विरेचना नाम। चरक ने बताया था कि जो विरेचन के लिए मूलनी द्रव्य हैं उनकी संख्या है 11 और फलनी द्रव्य की संख्या है 10। ऐसे ही आचार्य चरक ने वमन के लिए बताया था कि मूलनी द्रव्य की संख्या 3 थी और फलनी द्रव्य की संख्या 8। विरेचनोपग में महाकषाय क्या है? द्राक्षा, कास्मर्य, परुषक, अभ्या, अमलकी, विभीतक, कुबल, बदर, करकंदु, पीलू नीति दशमनानि विरेचनोपगानि भवन्ति। अब इसमें आतुर की परीक्षा कैसे करते हैं? उसमें रोगी को देख लेते हैं कि वो विरेचन करने के योग्य है या अयोग्य है। और आतुर की सिद्धता, जैसे स्नेह 3 से 7 दिन तक ही किया जाता है। अभ्यंतर स्नेह के बाद 3 दिन का गैप दिया जाता है। फिर उसके बाद विरेचन द्रव्य दिला के उसका विरेचन कराया जाता है। अगर किसी का वमन कर्म हो रखा है तो उसे वापस से फिर से विधि पूर्वक स्नेहन करेंगे, फिर स्वेदन करेंगे, फिर उसमें विरेचन द्रव्य देके विरेचन कराएंगे। ऐसा नहीं कि वमन कराया और सीधे विरेचन द्रव्य दे दिए, तो ऐसा नहीं करना है। औसत में ये कोष्ठ के अनुसार विरेचन किया जाता है और उनका ही चयन किया जाता है। मृदु, मध्यम, क्रूर कोष्ठ के अनुसार ही औसत का चयन करना है। दोष के अनुसार विरेचन, जैसे पित्तज विकार है तो कषाय या मधुर रस प्रधान द्रव्य देने हैं, और कफज विकार है तो कटु रस प्रधान द्रव्य देने हैं, और वातज विकार है तो स्निग्ध और उष्ण वीर्य प्लस लवण देने हैं। प्रधान कर्म में ये औसत सेवन हम करते हैं वो सूर्योदय के 10 से 15 मिनट बाद करते हैं। फिर इसमें प्रतीक्षा करते हैं वमन होने के लिए। और फिर रोगी के लक्षण, कभी कभी वमन हो जाता है क्योंकि उसकी गंध सही नहीं होती है, तो इसके लिए हमें उसके मुख और नासिका पर पट्टी बांध देनी चाहिए। औषध की अगर मध्यम मात्रा है तो कितनी है वो? 1 कर्ष या 1 तोला औषध लेते हैं, उसमें 3 पल या 12 तोला द्रव्य मिलाते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा थी पुराने मेथड के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा मात्रा थी। अब हम कितनी लेते हैं? 1 से 3 मासा लेते हैं। बेग का निर्णय, जैसे 2 से 3 मल के बेग निकलने के बाद हम निर्णय करते हैं कि लगभग विरेचन हो चुका है। जैसे इसमें बताया गया है कि प्रवर शुद्धि में 30 बेग आते हैं, मध्यम में 20 बेग आते हैं और अवर में 10 बेग आते हैं। और मात्रा कितनी आती है प्रवर में? 4 प्रस्थ की। मध्यम में जो विरेचन निकला है उसकी 3 प्रस्थ मात्रा होती है और अवर में 2 प्रस्थ की होती है। और तीनों में लगभग लास्ट में कफ ही आता है, अर्थात कफांत कफांतांत की होती है इसकी। ठीक है, अब हम वापस से पढ़ेंगे विरेचन की विधि। वमन कर्म पूर्ण करने के पश्चात संसर्जन क्रम पूर्ण करने के बाद रोगी को आभ्यंतर स्नेहपान शुरू करना है। परंतु यदि विरेचन हम स्वतंत्र रूप से करा रहे हो तो सर्वप्रथम दीपन पाचन फिर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के पश्चात बाह्य अभ्यंग और स्वेदन करना चाहिए। 9, 10, 11वें दिन स्नेहपान और 11वें दिन को सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त हुआ। अब 12, 13, 14 दिन को अभ्यंग स्वेदन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि 8 दिन में पहले वमन हो रखा है। वमन कर्म में स्नेहपान के दौरान सम्यक स्नेह लक्षण जिस दिन प्राप्त हुआ उसी दिन शाम से ही अभ्यंग स्वेदन करना है। परंतु विरेचन कर्म में स्नेहपान के दौरान सम्यक स्नेह लक्षण जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन कुछ नहीं करना। दूसरे दिन से अभ्यंग स्वेदन करना है तथा 3 दिन तक, परंतु सिर्फ सुबह एक बार, जबकि वमन कर्म में सुबह शाम अभ्यंग स्वेदन करते हैं। इस समय आहार हल्का और सुपाच्य हो, ना ज्यादा कफवर्धक ना पित्तवर्धक हो, जबकि वमन कर्म के समय कफवर्धक आहार का विधान बताया गया है। अब जो 15वां दिन है उससे विरेचन कल्प देंगे हम। जैसे हमने बताया था ना कि यहाँ पे 12, 13, 14 दिन रेस्ट करेंगे, यानी अभ्यंग स्वेदन देंगे बस।
तो और फिर 15वें दिन हम विरेचन द्रव्य देंगे। ये 15वें दिन किसे विरेचन कल्प दे रहे हैं? जिसका पहले वमन हो रखा है। यदि हमें किसी रोगी का सिर्फ विरेचन कराना हो तो 3 दिन दीपन पाचन किया, चौथे दिन स्नेहपान 25 ml से शुरू किया। क्रूर कोष्ठ है तो 7 दिन तक करते हैं, मध्यम कोष्ठ है तो 5 दिन, और मृदु कोष्ठ है तो 3 दिन में हो जाता है उसका। तो फिर उसके बाद 3 दिन तक रेस्ट करेंगे, यानी अभ्यंग स्वेदन देंगे, और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में विरेचन कल्प पिलाकर उसका विरेचन कराएंगे। इसमें बताया गया है 4 से 7 दिन तक हम सम्यक लक्षण प्राप्त करके 8वें, 9वें और 10वें दिन अभ्यंग स्वेदन करते हैं, और 11वें दिन हम विरेचन कल्प देते हैं। जब भी हम वमन, विरेचन आदि का प्रयोजन कर रहे हों तब हमें फीमेल पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखकर करना चाहिए, अर्थात इस दौरान वमन, विरेचन आदि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए। एरंड तेल का उपयोग लगातार बहुत दिनों तक ही करना चाहिए, अधिकतम 3 से 5 दिन तक कर सकते हैं। विरेचन कल्प कैसे बनाते हैं? छोटी हरण 20 ग्राम, अमलतास गुदा यानी फल मज्जा 20 ग्राम, निस्सोत 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम और पानी 400 ml। इसे धीमी आंच पर पकाते हैं बिना ढके हुए। जब यह 100 ml तक रहे तब इसे उतार लें। यह कल्प सभी प्रकृति वालों को दे सकते हैं, सुरक्षित कल्प है, मृदु कोष्ठी को भी दे सकते हैं ये। विरेचन कल्प की मात्रा कितनी देनी है? मृदु कोष्ठी है तो उसे 100 ml विरेचन कल्प देते हैं और सुखोष्ण जल के साथ। मध्यम कोष्ठी है तो 20 से 30 ml एरंड तेल प्लस विरेचन कल्प कितना 100 ml, दोनों सुखोष्ण जल के साथ। और क्रूर कोष्ठी है तो 125 से 250 mg इच्छावेदी रस प्लस 100 ml विरेचन कल्प, ये सामान्य जल से दे सकते हैं। विरेचन कल्प सुखोष्ण होना चाहिए, और जब इच्छावेदी रस का प्रयोग कर रहे हो तो कल्प ज़्यादा गर्म ना हो, अन्यथा यह कार्य नहीं करेगा, और बार बार गर्म जल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पहले क्वाथ यानी कल्प पिलाएं, फिर ऊपर से एरंड तेल या इच्छावेदी रस पिलाएं। यदि कोई भी रोगी मृदु कोष्ठी है और त्वचा रोगों से पीड़ित है तो उसमें विरेचन करें हम, क्योंकि उसमें पित्त का प्रकोप हो रखा होता है। विरेचन कल्प सुबह 9 बजे देना चाहिए, क्योंकि यह काल पित्तज काल होता है। मॉर्निंग में उठते हैं तो कफज होता है, उसके बाद पित्त शुरू होता है, पता ही है सबको। और विरेचन कल्प देने के पश्चात यदि वेग ना आ रहा हो तो पुनः 25 ml एरंड तेल सुखोष्ण जल से दें। विरेचन में आंतकी क्या होता है? कफांत श्रेष्ठ होता है, लास्ट में कफ आना चाहिए। परंतु सम्यक विरेचन के बाद भी वेग रुक नहीं रहे हो तो बार बार वेग आ रहे हो तो उसमें कर्पूर रस 60 mg और प्रवाल पिष्टी 250 mg शहद के साथ दे दें। यदि फिर भी ना रुके तो DNS आदि दे सकते हैं, IV फ्लूइड मतलब, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। विरेचन कल्प का सेवन कब करते हैं? सम्यक स्नेहन स्वेदन, पूर्व रात्रि में सुपाच्य लघु उष्ण भोजन किए हुए तथा सम्यक निद्रा लिए हुए रोगी को प्रातः 8 से 9 बजे स्वस्थि वाचन कर विरेचनोपग औषध पिलाना चाहिए। और हमें वेग का निर्णय कैसे करते हैं? जितनी बार मल की प्रवृत्ति हुई वही वेग है, अर्थात गुद मार्ग से जितनी बार मल प्रवृत्ति हुई वही वेग कहलाता है। जैसे बताया गया है कि उत्तम शुद्धि में 30 वेग आते हैं, मध्यम शुद्धि में 20 वेग आते हैं और हीन शुद्धि में 10 वेग आते हैं। और कफांत तो श्रेष्ठ लक्षण नहीं, पता ही है, अब उससे पहले हम बता ही चुके थे इस लिस्ट के बारे में। वेगों की संख्या रोगी स्वयं करता है, इसलिए चिकित्सक को चाहिए रोगी को वेग से संबंधित सभी जानकारी प्रदान कर दें उसे। यदि वमन की इच्छा हो विरेचन कल्प पिलाते ही तो यह एक सामान्य उपद्रव है, तो शंखमर्म को उत्प्रेरित करें और सुगंधित द्रव्य जैसे इलायची आदि दें। यदि वमन हो ही गया तो रोगी को कुछ देर आराम से बिठाएं और कुछ समय पश्चात पुनः कल्प का प्रयोजन करें। सुबह भूख लगे तो विरेचन कर्म से पूर्व खिचड़ी दे सकते हैं उसे, ठीक है। वेग आने का समय क्या होता है?
विरेचन कल्प पिलाने के पश्चात सामान्यतः 2 से ढाई घंटे में वेग आना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि कल्प 9 बजे दिया गया है तो 12 से 12:30 तक वेग प्रारंभ हो जाएगा। यदि इतने समय में वेग ना आए तो एरंड तेल सुखोष्ण जल से पुनः पिलाएं 25 ml। यदि इसके बाद भी वेग ना आए तो इच्छावेदी रस सामान्य जल से दे सकते हैं। विरेचन की प्रकृति पूरे दिन रहती है। इस दौरान रोगी को थोड़ा थोड़ा उष्ण जल देते रहें। सामान्यतः इस प्रक्रिया के दौरान अग्निमांद्यता होने से रोगी को भूख नहीं लगती परंतु थकान महसूस करता है, तो सुखोष्ण जल के साथ ORS मिलाकर देते रहें ताकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहें। सम्यक विरेचन के लक्षण। सम्यक विरेचन के लक्षण हम यहाँ से देखते हैं। स्रोतो विशुद्धि इंद्रिये संप्रसादो लघुत्व ऊर्ज अग्निर आमेत्वम प्राप्तिश्च बिट्ट पित्त कफ अनिलानां सम्यक विरक्तस्य भवेत् क्रमेण। चरक सिद्धि स्थान 1/17 में। इसमें स्रोतों की शुद्धि, इंद्रियों में निर्मलता आ जाती है, शरीर में हल्कापन हो जाता है, उत्साह शक्ति की प्राप्ति होती है, अग्नि का प्रदीप्त होना, निरोगता और क्रमशः मल, फिर उसके बाद पित्त, उसके बाद कफ और उसके बाद अपान वायु का निकलना। पित्तांत या कफांत में भ्रम हो तो ये लक्षण दिखने पर हम सम्यक योग ही समझें। अब देखेंगे हम विरेचन के अयोग के लक्षण। इसमें वात, पित्त और कफ का प्रकोप रहता है, हृदय और उदर की ठीक प्रकार से शुद्धि नहीं होती है, शरीर में भारीपन रहता है, अरुचि रहती है और जी मिचलाना, जैसे कफ और पित्त के उबलने के कारण खुजली होती है, जलन होती है, शरीर में पीड़िका का उत्पन्न हो जाती हैं और पीनस, अपान वायु, मूत्र, मल प्रवृत्ति में रुकावट हो जाती है। अब हम देखेंगे विरेचन के अतियोग के लक्षण, अर्थात कफ क्षयज विकार, रक्त क्षयज विकार और वात क्षयज विकार हो जाते हैं अतियोग से। इसमें सुप्ति आ जाती है, अंग मर्द होते हैं, क्लम होता है, बेपथु, निद्रानाश, बल का अभाव हो जाता है, तम का प्रवेश, उन्माद, हिक्का और मल, पित्त, कफ और अपान वायु ये सब सफेद, काले या लाल या मांस धुलित जल जैसे दिखाई देते हैं। जैसे मांस धुला जाता है उसमें जैसा कलर आता है तो उस जैसा ही कलर इनका आने लगता है। मेदस के टुकड़े आने लगते हैं, गुद का भ्रंश हो जाता है, बार बार प्यास लगती है, चक्कर आना, आंखों का अंदर की ओर धंस जाना और वमन के अतियोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं विरेचन के उपद्रव। चरक ने 10 बताए थे और सुश्रुत ने 15। सेम वमन के भी यही उपद्रव होते हैं। चरकोक्त उपद्रव तो यहाँ बताए गए हैं, जैसे आद्यमान, परिकर्तिका, परिश्राव, हृदयोपसरण, अंगग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, उपद्रव और क्लम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चात कर्म में उसे धूमपान निषेध बताया गया है। पश्चात कर्म में हम क्या करते हैं, वमन के पश्चात तो हम धूमपान कराते हैं, लेकिन विरेचन के पश्चात धूमपान निषेध बताया गया है। क्यों? क्योंकि धूमपान कराने से पित्त का वापस बढ़ जाएगा, इसीलिए हम वापस धूमपान नहीं कराते। वमन विधि का पश्चात कर्म है स्नेहपान या स्नेहाचार कराएं और संसर्जन क्रम जैसे पेया विलेपी आदि कराएं। संसर्जन क्रम में पेया विलेपम कृतम च यूषरसम त्रिद्वैरथकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्धकाय प्रधान मध्यम अवर शुद्धा। इसमें हम बताते हैं कि जब प्रधान शुद्धि होती है तो उसमें 12 अन्न काल होते हैं, अर्थात 7 दिन का संसर्जन क्रम होता है। इसमें हम यहाँ गलती हो गई है, यहाँ मॉर्निंग में हम विरेचन द्रव्य देते हैं 9 बजे के करीब। तो मॉर्निंग में विरेचन दिया, फिर उसी दिन शाम को पेया देते हैं, अगले दिन सुबह शाम दोनों टाइम पेया देते हैं, फिर उसके अगले दिन तीसरे दिन हम मॉर्निंग में विलेपी और शाम में भी विलेपी, चौथे दिन मॉर्निंग में तो विलेपी देंगे लेकिन जो इवनिंग है उसमें अकृत यूज देंगे, पांचवें दिन सुबह में अकृत यूज
और शाम को कृतयुष, और छठे दिन सुबह अकृत मांस रस और शाम को भी अकृत मांस रस, और सातवें दिन सुबह कृत मांस रस और शाम को उसको नॉर्मल खाना देंगे जैसे देते थे पहले। ठीक है। ऐसे ही मध्यम शुद्धि में बताया गया है कि ये 8 अन्न काल का होता है अर्थात 5 दिन का होता है। इसमें भी गलती है, बमन की जगह विरेचन करेंगे तो विरेचन द्रव्य देंगे प्रातः काल तो उस पहले दिन, और शाम को पेया, दूसरे दिन सुबह पेया और शाम को विलेपी, तीसरे दिन सुबह विलेपी और शाम को अकृतयुष, चौथे दिन सुबह कृतयुष और शाम को अकृत मांस रस, और पांचवें दिन कृत मांस रस और शाम को नॉर्मल खाना। अगर अवर शुद्धि हुई है तो वो 4 अन्न काल में होती है अर्थात 3 दिन में हो जाती है। तो पहले दिन इसमें विरेचन द्रव्य देंगे बमन की जगह पे, और यही सेम संसर्ग क्रम बमन में भी होता है। पहले दिन सुबह में इसमें विरेचन द्रव्य देंगे और शाम को पेया, दूसरे दिन सुबह विलेपी और शाम को कृतयुष, और तीसरे दिन सुबह में कृत्यमांस रस और शाम को नॉर्मल खाना देते हैं। और इसमें हम थोड़ा देखते हैं कि पेया क्या होती है। चावल या दलिया जो गेहूं का है उसे 50 ग्राम लेते हैं और इसमें पानी मिलाते हैं कितना, 14 गुना। अब इसे पकाकर चावल वाले भाग को निकालकर ऊपर से पतले भाग को पेया कहा जाता है। मतलब जैसे 50 ग्राम हमने लिए चावल और उसके 14 गुना पानी लिया, अब उसमें से चावल चावल रहने दिया और उसके ऊपर का जितना माड़ टाइप का होता है वो निकाल के हमने उसे हम पेया कहते हैं और इसी को पिलाते हैं, तरल भाग जो होता है। विलेपी क्या होता है, चावल या दलिया 50 ग्राम लिया और पानी उसमें 6 गुना मिलाते हैं। अब पकाकर चावल या दलिया वाले भाग को हटा देते हैं और पानी वाला भाग थोड़ा गाढ़ा हो उसे विलेपी कहा जाता है, वो भी तरल भाग ही होता है। यूज इसमें छिलके वाली मूंग की दाल 50 ग्राम और पानी 14 गुना, जैसे हमने पेय पढ़ी थी उसी टाइप का ये यूज भी होता है, बस इसमें दाल होती है और उसमें चावल होती है। यूज में दाल होती है और पेया में चावल होते हैं। पकाकर पतले भाग को यूज कहते हैं, ये भी तरल भाग होता है। क्रसरा, इसमें 50 ग्राम चावल प्लस 50 ग्राम मूंग दाल, यह इसमें जल डालकर पकाएं, यह खिचड़ी कहलाती है। और कृत का अर्थ है छौंका लगाना, घी, लौंग, जीरा आदि से छौंका लगाए हुए, चाहे चावल हो चाहे दाल हो। जैसे कृत यूज थी और कृत मांसरस था, इन सब में छौंका लगे हुए होते हैं जो वही होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बस्ती कर्म, यह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।